हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। लेट्स वेलकम यू ऑल इन माय लेक्चर 2 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। है ना, एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था कि बायोटेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन दिया था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यू कैन से टॉपिक है जिसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, उसको भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। देखिए, ये सब जो चीजें हैं ये हो चुकी हैं, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें। तो आप लोग देख सकते हो, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है, एक्सप्लांट क्या होता है, ये सब बातें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, है ना। जो लोग नहीं देखे हैं मेरे यू कैन से वीडियोस को, वो जाकर देख लीजिए, है ना, ये अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आज जो है दिस टुडे इज द लेक्चर 2 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज, जिसको बायो इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, जिसे बीटी कॉटन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम सीखेंगे, है ना। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में हम सीखेंगे, और हिरुडीन यानी कि एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ये सब जो चीजें हैं ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी, ये बातें जो है ऑलरेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखो, हमें पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा दूं कि देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि देयर आर थ्री ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस हैं, है ना, जिसके थ्रू फूड प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। देयर आर थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट, देयर आर थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट, किस चीज के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तीन ऑप्शंस जो है उसको हम लोग सोच सकते हैं। कौन कौन से वो तीन ऑप्शन है जिसको हम लोग सोच सकते हैं फूड प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, आप लोग पढ़ना। टिश्यू कल्चर वाला जो टॉपिक है वो पहले इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन वो जल्दी ही इंक्लूड हुआ है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में। तो मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। एक ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा एग्रो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, है ना, और केमिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं या किसी केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रो केमिकल बेस्ड यू कैन से इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग हर्बिसाइड्स, है ना, जैसे वीडीसाइड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फंगस को मारने के लिए वी आर यूजिंग द फंगीसाइड, यस और नो, दीज ऑल आर पेस्टिसाइड्स, यस और नो। देन वी कैन यूज इंसेक्टिसाइड। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। तो एग्रो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जो है एक ऑप्शन, तो इसको हम लोग सोच सकते हैं फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हर्बिसाइड, फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो फूड प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें इंक्रीज होगा, यस और नो। दूसरा हम लोग ऑप्शन क्या देख सकते हैं, है ना, जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है आजकल के समय में, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस और नो। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत साल पहले भी हुआ करता था, और अभी जो है बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग कोई अगर देखते होगे, मॉल वगैरह में जाते होगे, वेजिटेबल्स वगैरह अगर वहां मिल रहा है, तो आप देखते होगे कहीं कहीं यू कैन से ऑर्गेनिक पोटैटो मिलता है, ऑर्गेनिक टोमेटो मिलता है ना, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल यू कैन से जो भी टोमेटो है या फिर जो भी अदर वेजिटेबल्स हैं, उनके कंपैरिजन में वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसके थ्रू भी फूड प्रोडक्शन को यू कैन से इंक्रीज करने के लिए सोचा जा सकता है। उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, है ना। वी कैन यूज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को ही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम लोग यूज कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही एज अ पेस्टिसाइड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग इस चैप्टर के थ्रू सीखने वाले हैं ना। तो अभी बस आप नाम याद रखो, किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करते जाऊंगी, आप आसानी से सारी चीजें जो है वो सीखते जाओगे, है ना। उसके बाद से हो जाएगा तीसरा तरीका क्या है, जिससे फूड का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड, है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। जेनेटिकली इंजीनियर्ड का क्या मतलब होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया था,
यस और नो? यानी कि किसी भी क्रॉप के जेनेटिक मेकअप में हम कोई मैनिपुलेशन करेंगे, या तो किसी जीन का एडिशन कर सकते हैं, या तो किसी जीन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है कि नहीं? उसी को हम बोलते हैं बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस और नो? या उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो जेनेटिकली अगर आप इंजीनियर कर दो किसको, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को, तब उससे भी जो फूड का प्रोडक्शन है वो इन्हांस हो सकता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में आप क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बीटी कॉटन, जो एक प्रकार का बेसिकली वी कैन से बायो इंसेक्टिसाइड है ना, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देन गोल्डन राइस बना, है ना, गोल्डन राइस बना जो कि बीटा कैरोटीन का बहुत ज्यादा कंटेंट था इसमें, बीटा कैरोटीन का। और नाइट ब्लाइंडनेस को यू कैन से प्रिवेंट करने के लिए, एलिविएट करने के लिए इसको बनाया गया। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? फ्लेवर सेवर टोमेटो। पहले के समय में जो टोमेटो आते थे वो बहुत जल्दी जो है मार्केट में जाने से के समय ही क्या होते हैं, स्पॉइल हो जा रहे थे, राइप हो जा रहे थे, पक जाते थे, है ना। एक्सक्यूज मी। जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, उसने अपने फसल को काटा टोमेटो की, और उसके बाद से वो ले जा रहा है उसको मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट हुआ करता था जो कि उसकी राइपनिंग कर देता था बहुत जल्दी, जिसकी वजह से कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा था ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जा रहा था। यानी टोमेटो की हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारे टोमेटो जो है वो बेकार चले जाते थे, वो सड़ जा रहे थे। समझ में आया कि नहीं? अब उसको किस तरह से हम लोगों ने उसके शेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज किया, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, जो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। यहाँ पे आज हमारा मुद्दा ही है बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और फ्लेवर सेवर टोमेटो किस प्रकार से बनाया गया उसको समझना। उसके साथ साथ हम लोग हीरोडीन के बारे में भी सीखेंगे, है ना। हीरोडीन जो है एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। उसको हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बनाया है वो चीज भी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी के कुछ जो चीजें हैं वो हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? तो इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो that the farmer may obtain maximum yield from their fields? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals? क्यों हम लोग मिनिमाइज करना चाह रहे हैं फर्टिलाइजर्स या केमिकल का इस्तेमाल? क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये जो है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये हमारे बॉडी के लिए क्यों हार्मफुल है? Why are fertilizers या you can say pesticides they are harmful to our body? Because जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, दे हैव नो मैकेनिज्म, इनके पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो सके, है ना। हमारे बॉडी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स जो है वो मेटाबोलाइज हो सके। ना ही हमारा शरीर इसको डाइजेस्ट कर सकता है, ना ही हमारा बॉडी जो है इसको इलिमिनेट आउट कर सकता है वेस्ट के माध्यम से। तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है क्या करने के लिए, टू मेटाबोलाइज देम, है ना। अगर हमारे शरीर में ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है और मेटाबोलाइज भी नहीं हो रहा है, स्क्रीट आउट भी नहीं हो रहा है टेक्निकली, है ना, अगर ये डाइजेशन भी नहीं हो रहा है, इसका एक्सक्रीशन भी नहीं हो रहा है, तो क्या होने लगेगा, ये हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होने लगेगा, है ना बच्चों, ये हमारे शरीर में स्टोर होने लगेगा। और अगर हमारे शरीर में स्टोर होने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे हमें बहुत सारे हेल्थ रिस्क रिस्क हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है ना। जब हमारा पॉपुलेशन जो है वो ट्रिमेंडस रेट से बढ़ रहा था, बहुत ही रफ्तार से जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर्स को लाया गया, पेस्टिसाइड्स को लाया गया, है ना। तो लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके करने की वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन उसी समय एक साइंटिस्ट थे, है ना, ये आपको याद नहीं रखना, बस मैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा था। रैचल कार्सन नाम था उन साइंटिस्ट का, समझ में आया कि नहीं? 1962 में ये जो साइंटिस्ट थे रैचल कार्सन, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं साइलेंट स्प्रिंग थ्योरी। उस साइलेंट स्प्रिंग थ्योरी के माध्यम से इन्होंने बताया था कि हाउ आर फर्टिलाइजर्स एंड यू कैन से बेसिकली पेस्टिसाइड्स जैसे डीडीटी वगैरह जो है, डीडीटी जो है वो कैसे एक बेन है, बेन मतलब कैसे नुकसानदायक है, इसका कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट है हमारे शरीर के ऊपर। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि अगर मान लो हम लोग यू कैन से फसल है, हमारा क्रॉप है, उस पे हम लोग पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, है ना, छिड़काव कर रहे हैं, और उसके बाद इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है, तो डायरेक्टली उसके शरीर के अंदर वो चला जा रहा है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स
ग्रेन्स के माध्यम से, और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है उसका। जैसे मान लीजिए ये डीडीटी अगर चली गई लेक्स में, पॉन्ड्स में, और मछलियों ने उसको कंज्यूम किया, और जब इंसान ने मछलियों को कंज्यूम किया तो वो मछलियों के थ्रू इंसान के अंदर चली गई, है ना। और जैसे जैसे इंसान मछलियों को और कंज्यूम करते जाएगा अपने लाइफ स्पैन में, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता जाएगा, जिसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि धीरे धीरे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये सब जो है बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है किसका, फर्टिलाइजर्स का, और यू कैन से केमिकल्स का, और पेस्टिसाइड्स का। इज दिस क्लियर और नॉट? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फर्टिलाइजर्स और जो यू कैन से केमिकल्स हैं उससे जितना हो सके उससे दूरी बना सके। तो इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल so that their harmful effects on the environment are reduced? तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आप किसी क्रॉप के अंदर, अब हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी मालूम है कि किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। तो अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उस क्रॉप्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाल दें जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ सके, है ना, वो जो क्रॉप है उसको कोल्ड से, या फिर यू कैन से सैलिनिटी से, या फिर हीट से रेजिस्टेंस मिल सके, यस और नो, वो कोल्ड में या फिर हीट में मरे नहीं, यस और नो, उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं हो। तो इस तरीकों से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स हैं और यू कैन से केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसका यूज जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका, ये सब जो तरीके हैं वो पॉसिबल हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, या उसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके जेनेटिक मेकअप में हमने बदलाव कर दिया है ना। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से बदलाव किया गया है ना। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो कोई डीएनए की कॉपी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके जेनेटिक मेकअप ने हमने हमने बदलाव किया है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अलग से भी एक टॉपिक हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अब जीएम, जीएम का मतलब क्या हो गया बाबू, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, है ना, हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है वो कई तरीकों से हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ है बताइए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैड मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, है ना। अगर आपने कोई यू कैन से क्रॉप है, जैसे मान लीजिए टोमेटो है, टोमेटो जो है ना, पहले जो टोमेटो की वेराइटीज थे वो कोल्ड और सैलिनिटी से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जा रहे थे। लेकिन अगर आप उसमें कोई ऐसे जीन्स डाल दो जिसकी वजह से वो कोल्ड और सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, वो एबायोटिक स्ट्रेस से क्या हो जाएंगे, ज्यादा टॉलरेंट बन पाएंगे। तो जैसे मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट एटसेट्रा। अब इसमें जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ, ये पहला पॉइंट का एग्जांपल है ना, फर्स्ट मतलब पहले पॉइंट का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो टोमेटो है, टोमेटो वॉज मेड, है ना, कोल्ड एंड सैलिनिटी टॉलरेंट। उसमें ऐसे हमने जीन्स डाले जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कोल्ड और सैलिनिटी से टॉलरेंट हो गया। यस और नो, ये फर्स्ट पॉइंट की हम लोग जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद से अगर हम लोग इसी में बात कर सकते हैं वीट के बारे में भी, है ना, वीट जिसका साइंटिफिक नेम हम क्या ले सकते हैं बताओ, ट्राई, वन सेकेंड, ट्राइटिकम एस्टिबम, राइट, यू नो दिस, ये तो आपको पता ही होगा, बॉटनी में पोर्शन में आपने ये पढ़ा ही होगा, है ना। तो जो वीट है यानी कि ट्राइटिकम एस्टिवम, है ना, उसको भी हम लोगों ने मॉडिफाइड किया है। उसको किस लिए मॉडिफाई किया है, तो इट इज मॉडिफाइड फॉर ड्रॉट एंड हीट टॉलरेंस। इसको किसके लिए मॉडिफाई किया है, ड्रॉट एंड हीट टॉलरेट करने के लिए इसको भी हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से जो राइस है, राइस, ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल, आपने पहले वाले पॉइंट में ये थर्ड एग्जांपल राइस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ओराइजा सटाइवा। राइस को हम क्या बोल रहे हैं, ओराइजा सटाइवा बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी DREB नाम का जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है।
राइस में क्या किया गया है, DREB, ये आपको याद नहीं रखना है, मैं बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ये यूज किया गया है और इसको टॉलरेंट बनाया गया है। किसके लिए टॉलरेंट बनाया गया है? इसको भी टॉलरेंट बनाया गया है, किससे? ड्रॉट एंड सैलिनिटी से। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग प्लांट्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर कुछ जीन्स ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं कि वो एबायोटिक स्ट्रेस से क्या हो जाए, टॉलरेंट हो जाए। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं बेसिकली कि जो आपका यहाँ पे देखो, रिड्यूस्ड रिलायंस, वन सेकेंड, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया गया है ना। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन कौन सा बनाया गया हम लोग पढ़ेंगे आगे। बायोपेस्टिसाइड बनाया गया, जैसे बीटी कॉटन का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, अभी आज ही पढ़ेंगे, आज के क्लास में ही पढ़ेंगे। उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं बीटी कॉटन के अलावा, बताइए। यहाँ पे हम लोग एक पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस आज के क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो लेक्चर अपलोड करेंगे, मैं लेक्चर अपलोड जो करूंगी वो आरएनए इंटरफेरेंस पे ही होगा, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो लेक्चर मिस नहीं करिएगा, ठीक है, आपको समझ में जरूर आएगा। उसके बाद से थर्ड है कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप के बाद बहुत सारा लॉस होता था, उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो का एग्जांपल ले सकते हैं। यस और नो? फ्लेवर सेवर टोमेटो का जो एग्जांपल है इसमें लिया जा सकता है। उसके बाद से आप क्या लिख सकते हो, इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उसके इस्तेमाल करने की वजह से मिनरल्स जो हैं उसका यूजेज भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। उसका हम लोग कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं फिर से ओराइजा सटाइवा का, है ना। ओराइजा सटाइवा जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, राइस। यस और नो? ओराइजा सटाइवा जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, राइस। यस। तो ये एक प्रकार का ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसके जेनेटिक मेकअप को हमने मैनिपुलेट किया है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, यानी कि इसमें इसके जेनेटिक मेकअप को हम लोगों ने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, चेंज किया है, ताकि नाइट्रोजन की जो यूजेज है उसकी इफिशियंसी इसमें बढ़ सके। नाइट्रोजन आपको पता है मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत ज्यादा प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो इट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना, विद इम्प्रूव्ड नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये एक प्रकार का ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसमें इम्प्रूव्ड है, किस चीज में इंप्रूवमेंट हुई है, नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके करने की इफिशियंसी का। यस और नो? नेक्स्ट, इनहांस्ड यू कैन से न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल बहुत बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट इज गोल्डन राइस, है ना। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, जो किसको एलिविएट कर सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली नीट में। क्या क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा यू कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि एलिविएट कर सकता है किसको, नाइट ब्लाइंडनेस को। तो नाइट ब्लाइंडनेस को एलिविएट करने के लिए वी आर यूजिंग द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का जो जीन है वो ओरिजिनली डैफोडिल से लिया गया था, है ना, लेकिन उसके बाद जो है जिया मेज से लेने लगे। मेज क्रॉप का एक वेराइटी होता है जिया मेज, उससे हम लोग लेने लगे। तो किस प्रकार से उसको हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो एक एक चीज जो है हम समझने वाले हैं। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। ये जो चीजें हैं, ये जो एक एक लाइंस हैं, इसमें कोई भी डाउट है? मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से कोशिश की है समझाने के लिए, है ना। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह से किस किस चीजों को हम लोग बना रहे हैं। एक और हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 पॉइंट तो ऑलरेडी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, एक और पॉइंट हम लोग खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं ऐड करा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रही है, ठीक है। एक पॉइंट और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल करने से और क्या चीज हो सकता है, बताइए। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बन सकता है। हालांकि मैंने यहाँ लिखा है कि हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ देखो लिखा है ना, एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ देखो, ये देखो,
एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में हमने हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया है, लेकिन हर्बिसाइड भी तो खतरनाक होते हैं ना, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हम लोग कोई ऐसा यू कैन से क्रॉप बना सकते हैं जो हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट हो, है ना। जेनेटिकली हम लोग उसको मॉडिफाई करके हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो क्रॉप है उसका तैयारी कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? मैं आपको धीरे धीरे समझाने के लिए अपने स्पीड को अपने हिसाब से रखी हूँ। अगर आप लोगों को स्लो लग रहा है तो आप लोग 1.5x या 1.25x जिस पे सही लगे उस पे देख सकते हैं। तो क्या मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया, टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम क्या उदाहरण ले सकते हैं, इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों? इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मस्टर्ड का। समझ में आया कि नहीं? मस्टर्ड नहीं, सॉरी, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग टोबैको का। समझ में आया कि नहीं? यस, मस्टर्ड का एग्जाम्पल हम लोग किस में ले सकते हैं? इस वाले में, ये वाला जो है ना, पहला वाला, मेड क्रॉप टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। इसमें भी हम मस्टर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मस्टर्ड वॉज डेवलप्ड फॉर सॉल्ट टॉलरेंस, है ना। मस्टर्ड बनाया गया सॉल्ट टॉलरेंस के लिए। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, लाओ। मस्टर्ड जो है वो कैसा बना? सॉल्ट टॉलरेंस वाला मस्टर्ड बना। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के जरिए हासिल किया है, इंसानों ने बहुत तरक्की की है। समझ में आया कि नहीं आया? तो टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, तो इसमें हम लोग हर्बिसाइड यानी कि जो आपके वीडीसाइड्स होते हैं, है ना, उससे हम लोगों को क्या होना पड़ेगा? रेजिस्टेंट प्लांट बनाना पड़ेगा जो वीडीसाइड्स हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक यू कैन से प्लांट था, सबसे पहला प्लांट जिसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो था वो कौन था? इट वॉज टोबैको। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज टोबैको। और ये जो टोबैको है इट कॉन्टेन्स रेजिस्टेंस। किससे रेजिस्टेंस होगा इसके पास? नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास रेजिस्टेंट जीन्स होंगी। किसके लिए रेजिस्टेंट जीन्स होंगी? बताओ बच्चों, हर्बिसाइड के लिए। तो इट कॉन्टेन्स रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, अगेंस्ट व्हाट? वीडीसाइड या हर्बिसाइड, अगेंस्ट वीडीसाइड। और कौन सा वीडीसाइड था जिसके अगेंस्ट इनके पास रेजिस्टेंट जीन्स थी? वीडीसाइड्स। तो इट कॉन्टेन रेजिस्टेंट जीन्स, है ना, इनके पास रेजिस्ट करने वाले जीन्स थे। किसके अगेंस्ट? कौन से यू कैन से वीट के अगेंस्ट रेजिस्ट करने वाले जीन्स थे? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लाइपोसेट। ग्लाइपोसेट नाम है इसका। समझ में आया कि नहीं? ग्लाइपोसेट। इज दिस क्लियर? ये नाम आप नहीं याद रखना चाहो तो इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो कि कंपटीशन है नीट में। समझ में आया कि नहीं? और आप जो है वो थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब पढ़ोगे, है ना, और अच्छे टीचर के साथ पढ़ोगे तो ही आप जो है अच्छे से क्रैक कर सकते हो, है ना। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आपका नहीं होगा, इट शुड बी एनसीईआरटी बेस्ड। तो कुछ एटलीस्ट 10 से 20% आपका नॉलेज एनसीईआरटी से ज्यादा होना ही चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट? कोई भी जो अच्छे टीचर्स होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे। ये चीज आप दिमाग में रख लो, ध्यान में रख लो। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया गोल्डन राइस, है ना। अब गोल्डन राइस किस प्रकार से बनाया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। गोल्डन राइस कौन से विटामिन इनरिच था? बताओ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये विटामिन ए इनरिच था। विटामिन ए इनरिच्ड था कौन? गोल्डन राइस। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये कैसे हम लोग बनाएं गोल्डन राइस, उसके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए क्योंकि इस पे ना क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये एक प्रकार का ऑब्वियसली ट्रांसजेनिक वेराइटी है। ट्रांसजेनिक वेराइटी का मतलब हो गया कि इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है ना, इसके जेनेटिक मेकअप में बदलाव किया गया है। तो ये एक प्रकार का जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये जो है ये क्या है? इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी। समझ में आया कि नहीं? और ये क्या यूज कर रहा है? ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट प्रोड्यूसेस बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन। समझ में आया कि नहीं? बीटा कैरोटीन क्या है? विटामिन ए का यू कैन से इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो विटामिन ए है। इसको बीटा कैरोटीन को हम क्या बोलेंगे? प्रो विटामिन ए बोलेंगे ना। बीटा कैरोटीन क्या है? प्रो विटामिन ए है। हमारे लिवर में, इन लिवर, ये जो आपका बीटा कैरोटीन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। यस और नो?
और विटामिन ए में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, लिवर में। और बीटा कैरोटीन जो है ये लिवर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो रहा है और बीटा कैरोटीन की वजह से ही गोल्डन कलर आ रहा है। तो गोल्डन कलर जो गोल्डन राइस का है, अगर क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन राइस का गोल्डन कलर क्यों है, तो आपका आंसर होगा बीटा कैरोटीन की वजह से। और बीटा कैरोटीन क्या है बच्चों, तो ये प्रो विटामिन ए है, यानी विटामिन ए का इनएक्टिव फॉर्म है जो हमारे लिवर के अंदर विटामिन ए में तब यू कैन से कन्वर्ट हो जाता है। इस इज क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या किया गया ना, क्या किया गया, देखिए इसको कैसे बनाया गया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। ठीक, देखो बेसिकली क्या किया गया कि जो डैफोडिल होता है, डैफोडिल यू नो, है ना, ओरिजिनली यहाँ पे जो जीन्स है, जीन्स कहाँ से लिए गए, जीन्स लिए गए डैफोडिल से, डैफोडिल से जीन्स लिए गए। जीन्स किसके लिए थे, बताओ, बीटा कैरोटीन जीन्स लिए गए डैफोडिल से। डैफोडिल जो है उसके पास बीटा कैरोटीन के लिए जीन्स था, तो ओरिजिनली जो है ना, डैफोडिल से लिया गया। लेकिन अगर डैफोडिल ऑप्शन में नहीं है तो आपको चुनना पड़ेगा जियामेज। समझ में आया कि नहीं। शुरू शुरू में जब साइंटिस्ट ने इसको किया तो ओरिजिनली जो बीटा कैरोटीन का जीन है वो कहां से आइसोलेट किया था, डैफोडिल से। लेकिन अब बाद वाले जो वर्जन है ना, वो कहां से ऑब्टेन किए, जियामेज से, जो किसका यू कैन से वेराइटी है, मेज का। तो जो हम जियामेज में क्या लिख सकते हैं, लेटर वर्जन, जो बाद के वर्जन्स बने गोल्डन राइस के, है ना, उसने क्या उसने कहां से जीन लिया था, तो यूज्ड मेज ग्रेन, मेज ग्रीन का अरे मेज जीन का इस्तेमाल किया था। कहां से, फ्रॉम जिया मेज। इज इज क्लियर और नॉट, फ्रॉम जिया मेज। अब यहां से क्या हुआ, ये इनसे क्या हुआ, आइसोलेट किया गया, आइसोलेशन हुआ किसका, जीन का। जीन का आइसोलेशन कैसे होता है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया है कि सबसे पहले जो सेल है उसके जो भी आपके सेल वॉल होते हैं उसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा सेलुलेज एंजाइम से। उसके बाद से जो भी यू कैन से कंटेंट है उसको भी हमें आइसोलेट करने के लिए डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें एंजाइम्स यूज करनी पड़ेगी, प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज, है ना। और उसके बाद से हमें यू कैन से जीन मिलेगा, है ना। तो कौन सा जीन यहाँ पे हमने आइसोलेट किया, डैफोडिल से या जियामेज से, तो बीटा कैरोटीन जीन हम लोगों ने आइसोलेट किया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो बीटा कैरोटीन जीन है इसको हम किसी न किसी प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करते हैं ना। याद करिए कौन सा प्लाज्मिड हम यूज करेंगे, हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं, ये प्लांट का एग्जांपल है ना, यस और नो, गोल्डन राइस प्लांट का एग्जांपल है। तो प्लांट के लिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्या पढ़ाया था आपको, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है प्लांट्स में। और एग्रोबैक्टीरियम यू कैन से ट्यूमिफेशियंस में जो प्लाज्मिड का हम इस्तेमाल करेंगे, जो वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा टीआई प्लाज्मिड, जिसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, है ना। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के लेक्चर्स में मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। तो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, यस। अब उसके बाद से क्या होगा कि ये जो आपका वेक्टर है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों को हम लोग मिलाकर क्या बना लेंगे, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। समझ में आया बच्चों, क्या बना लेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीओआई, जीओआई मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, वी आर कॉलिंग इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। कहां पर ट्रांसफर कर दिया बताइए, जो हमारा राइस है ना, राइस के टेम्पलेट स्ट्रेन में, टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ द राइस में इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ राइस। इज दिस क्लियर और नॉट। और उसके वजह से क्या हुआ, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस जो है इट वॉज प्रोड्यूस्ड। उसकी वजह से किसका प्रोडक्शन हुआ, गोल्डन राइस जो है उसका प्रोडक्शन हुआ, जिसके अंदर क्या आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया। और बीटा कैरोटीन का इफेक्ट कहां देखने के लिए मिलेगा, बीटा कैरोटीन का इफेक्ट कहां देखने के लिए मिल रहा है बताइए, राइस के एंडोस्पर्म में जो एडिबल पार्ट है, तो प्रोड्यूसेस बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन इन राइस एंडोस्पर्म। ये भी याद रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले के समय में हस्क वगैरह में पाया जा सकता था, लेकिन राइस के ग्रेन में नहीं था वो, जो एक्चुअल राइस ग्रेन होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अब जो आपका बीटा कैरोटीन जीन है उसका असर जो है वो राइस के एंडोस्पर्म पे नजर आया, उसके एडिबल पार्ट पे नजर आया, जिसकी वजह से जब लोग उसको कंज्यूम करने लगे तो क्या होने लगा,
बीटा कैरोटीन उनको मिलने लगा, जो कि उनके लिवर में जाकर कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, विटामिन ए में। और विटामिन ए से क्या हो रहा था, जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी वो एलिविएट हो गई, प्रिवेंट हो गई। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन सा ऐसा यू कैन से क्रॉप है जिसने नाइट ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम को एलिविएट किया, प्रिवेंट किया, तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्डन राइस। इज दिस क्लियर बच्चों? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, बताओ, है ना? आप लोग कमेंट करके कुछ बताते नहीं हो, सिर्फ लेक्चर देखते हो, कभी कुछ बोलोगे ही नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर मैं आपको रीड कराऊंगी। दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, है ना, या बायो यू कैन से पेस्टिसाइड हम लोग कैसे बना रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिखा था ना, कहाँ गया, ये रहा देखो, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में मैंने लिखा था ना बीटी कॉटन, देख रहे हो आप लोग, देखो, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जब पढ़ाया था तो बीटी कॉटन और आरएनए आई लिखा था ना, आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, यस और नो। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो है, बीटी कॉटन जो है, वो कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बायो पेस्टिसाइड या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में हम लोग अब डील करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आया कि नहीं? तो बायो पेस्टिसाइड यानी कि प्लांट खुद से ही पेस्टिसाइड के जैसा एक्ट करेगा। साइड जिसके सफिक्स में होता है इसका मतलब होता है किल, और पेस्टी मतलब पेस्ट, यस और नो। या फिर यू कैन से इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसेक्ट से कैसे हम लोगों ने प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाया, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल आता है बीटी कॉटन का, ऐसे बीटी कॉटन का भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल है, बीटी राइस भी है, देखो बीटी बीटी कॉटन के अलावा बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है, कई सारे बीटी के एग्जाम्पल हैं। बट जो हम यहाँ डील करने वाले हैं वो बीटी कॉटन है। इज दिस क्लियर? अब बीटी कॉटन जो है वो क्या है, क्या इसका मतलब हुआ? देखो ये जो कॉटन होते थे ना, देखिए ये यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये जो कॉटन है इसके ऊपर ना बहुत सारे जो इंसेक्ट्स थे उसको खा जाते थे। ये जो इसका है ना कॉटन का बॉल, इसको बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो कंज्यूम कर जाते थे और इसको इस प्रकार से बना देते थे। देखो ये इसमें कॉटन ही नहीं है लगा हुआ, तो इसके वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारा लॉस हो जा रहा था ना, किसका बेसिकली, बताओ, जो हमारा क्रॉप है उसका बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा था। तो इस कॉटन को बचाने के लिए, कॉटन क्रॉप को बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे एक टेक्निक को जिसमें खुद से वो पेस्टिसाइड के जैसा एक्ट करेगा, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बीटी कॉटन। तो शुरू शुरू में ही जीन्स के बारे में पता नहीं था। अभी यहाँ पे मैं दो तरीके से चीजें बताऊंगी, फिर दोनों में कंपैरिजन भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से ताकि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आए। अब बीटी का क्या मतलब हो गया, बीटी का मतलब हो गया बैसिलस thuringiensis, बैसिलस थुरिन जेनेसिस। बैसिलस thuringiensis जो है वो एक बैक्टीरिया है, समझ में आया कि नहीं? बैसिलस thuringiensis जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पे बहुत मददगार साबित होने वाली है। ये जो बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है एंडोटॉक्सिन। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंडोटॉक्सिन, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो एंडोटॉक्सिन है इट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स, ये किसी किसी इंसेक्ट्स को ही एक्चुअली किल कर रहा है। अगर ये कुछ ही इस इंसेक्ट्स को बेसिकली किल करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है ना, इट इज एक्चुअली स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्पीशीज एंड नॉट टू एवरीवन। यस और नो, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, यस और नो। इतनी बातें पहले समझ में आई। ये जो एंडोटॉक्सिन है ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का इंसेक्ट को मारने वाला यानी इंसेक्टिसाइडल, एक प्रकार का इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल बनाता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं क्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टल बनाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, और कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको, एंडोटॉक्सिन है एक प्रकार का। एंडोटॉक्सिन मतलब कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, और एंडो मतलब होता है भीतर, अंदर, यानी बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टलाइन प्रोटीन है विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाई बैसिलस thuringiensis, बैसिलस बी मतलब बैसिलस thuringiensis, समझ में आया? ड्यूरिंग यू कैन से पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरिया के पर्टिकुलर फेज में, है ना, बैक्टीरिया के पर्टिकुलर ग्रोथ फेज में
एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, एक एंडोटॉक्सिन बनता है, और वो इसी एंडोटॉक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग क्रॉप्स को बचाने के लिए इन्फेस्टेशन से। यस और नो? अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब यहाँ पर ये जो टॉक्सिन है, देखिए पहले क्या किया जाता था जब लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थे, ज्यादा नॉलेज नहीं था, एक तो ये जो बैकग्राउंड इस पे सारे कलर्स चलते नहीं है ढंग से। अब पहले क्या किया जाता था ना, मुझे बताना ये वाला कलर जो मैं अभी बना रही हूँ ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, कमेंट में बताना। अब क्या किया जाता था पहले कि जो आपके बीटी टॉक्सिन थे, है ना, बीटी जो टॉक्सिन थे, ठीक है, बीटी टॉक्सिन के जो स्पोर्स थे, बीटी टॉक्सिन के जो स्पोर्स थे, बीटी टॉक्सिन के स्पोर्स में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया होगा। इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर रहे थे ना, सॉल्यूशन बनाते थे, इसका सॉल्यूशन बनाते थे, मेक सॉल्यूशन। इस बैक्टीरिया का क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे। समझ में आ रहा है? और बैक्टीरिया का सॉल्यूशन बना के हम लोग इसको स्प्रे कर रहे थे, किसमें, स्प्रे ऑन क्रॉप्स, क्रॉप के ऊपर इसके इसको स्प्रे कर रहे थे। तो जब क्रॉप के अंदर ये स्प्रे हो रहा था, तो क्रॉप्स के अंदर जब ये जा रहा था ना, तो उसके बाद से जब इंसेक्ट्स इसके ऊपर यू कैन से कंज्यूम कर रहे थे, है ना, आप समझ पा रहे हो, पहले हम लोगों ने बीटी टॉक्सिन के जो स्पोर्स हैं, उस बैक्टीरिया को हम लोगों ने क्या किया, पानी वगैरह में घोल के एक सॉल्यूशन बनाया और क्रॉप्स के ऊपर क्या कर दिया, उसको स्प्रे कर दिया। तो क्रॉप्स के ऊपर अब बीटी जो टॉक्सिन है, यानी बैक्टीरिया का जो स्पोर है वो चला गया, और इंसेक्ट ने जब उसको कंज्यूम किया, है ना, प्लांट्स के थ्रू, क्रॉप्स के थ्रू जब इंसेक्ट ने उसको कंज्यूम किया, तो उसकी वजह से इंसेक्ट की जो है वो मौत हो गई, इंसेक्ट डाइज। समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर और नॉट? अभी और ये जो है ना, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस इंसेक्ट्स के लिए काम किया, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि किन किन स्पीशीज के लिए काम कर रहा है। तो ये काम करता है लेपिडोप्टेरिन्स के लिए, उसके बाद और किसके लिए, डाइप्टेरिन्स के लिए, है ना, उसके बाद कोलियोप्टेरिन्स के लिए। तो बेसिकली ये किस किस इंसेक्ट्स के लिए काम करता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आ जाएगा आपको बेसिकली टोबैको, बडवॉर्म, ठीक है, आर्मी वॉर्म एंड बॉल वॉर्म। ठीक है, बॉल वॉर्म जो कॉटन बॉल वॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन बॉल वॉर्म किसमें आएगा, लेपिडोप्टेरिन्स में, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायोप्टेरिन्स में कौन आएगा, फ्लाइज। देखो बॉल वॉर्म नहीं लिखा है बुक में, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट कि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो लेपिडोप्टेरिन्स ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। डायोप्टेरिन्स में कौन आएगा, फ्लाइज आ जाएगा, मॉस्क्यूटोज आ जाएगा, है ना, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। और कॉलियोप्टेरिन्स में कौन आ जाएगा बच्चों, बीटल्स आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये जो आपका बीटी टॉक्सिन है, ये किसके किसके लिए इफेक्टिव है आपको पता होना चाहिए। और ये कौन बना रहा होता है, ये बैक्टीरिया बना रहा होता है। तो अगर ये जहरीला सबस्टांस है, टॉक्सिक सबस्टांस है, तो क्या ये बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करता होगा? बताओ, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अगर ये जहरीला सबस्टांस है, तो व्हाई इज नॉट अफेक्टिंग द बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना होगा कि इट डज नॉट अफेक्ट द बैक्टीरिया। प्लीज रिमेंबर, ये बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट डज नॉट अफेक्ट्स बैक्टीरिया। ये अफेक्ट नहीं करेगा, किसको नहीं अफेक्ट करेगा बच्चों, बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज बिकॉज ये जो टॉक्सिन है इट इज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इट एग्जिस्ट एज प्रोटॉक्सिन इन देयर बॉडी, इनएक्टिव इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर वो इनएक्टिव है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इट एग्जिस्ट एज प्रोटॉक्सिन। अब ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी वर्ड के आगे प्रो लगा हो, है ना, या अगर किसी के प्रीफिक्स में प्रो लगा हो तो वो इनएक्टिव होता है। तो अगर क्वेश्चन आए आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के लिए वो क्यों इफेक्टिव नहीं है, तो आप बोलोगे कि बैक्टीरिया के शरीर में वो इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही वंस, है ना, जब हम लोगों ने इसको स्प्रे किया सैचे में और उसको प्लांट्स को स्प्रे किया, तो जब इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया, वंस इंसेक्ट इंजेस्ट, समझ में आया, टॉक्सिन, जैसे ही इंसेक्ट ने उस टॉक्सिन को यू कैन से इंजेस्ट किया, तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, इनएक्टिव जो टॉक्सिन था,
है ना, बैक्टीरिया के अंदर तक तो इनएक्टिव था, बाहर भी इनएक्टिव है। तो ये इंसेक्ट के मिड गट में जाकर, है ना, इंसेक्ट के गट में जाकर, उनके एलिमेंट्री कैनाल में जाकर, स्पेशली मिड गट में जाके वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो है, इट गेट्स एक्टिवेटेड। कहां पे एक्टिवेट हो जाएंगे? इन द मिड गट, मिड गट ऑफ इंसेक्ट। क्यों मिड गट में ऐसा क्या है इंसेक्ट की कि वो एक्टिवेट हो जाएंगे? तो मिड गट में है एल्केलाइन पीएच, यानी ये जो आपके एंडोटॉक्सिन है जो इनएक्टिव थे बैक्टीरिया में, उनको कैसा पीएच चाहिए एक्टिवेट होने के लिए? आप बोलोगे एल्केलाइन पीएच चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और वो एल्केलाइन पीएच कहां से मिलेगा? इंसेक्ट में मिलेगा। इंसेक्ट में बाबू कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे मिडगट में मिलेगा। वो एल्केलाइन पीएच इंसेक्ट में कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे मिडगट में मिलेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? ये समझ में आ गया कि नहीं? तो एल्केलाइन पीएच जो इंसेक्ट है उसमें जाकर के क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद से फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए? क्या होगा उसके बाद? तो ये क्रिस्टल था ना, आपको याद करो मैंने बताया था कि ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। तो ये जो क्रिस्टल है ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा उनके मिडगट में। यस और नो? एल्केलाइन पीएच ऑफ द मिडगट जो है वो सॉल्युबलाइज कर देगा क्रिस्टल्स को। तो दिस सॉल्युबलाइजेस, इसकी वजह से जो उनके क्रिस्टल्स थे वो क्या हो जाएंगे? सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। दिस सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल्स, और उसकी वजह से जब क्रिस्टल सॉल्युबलाइड हो जाएगा तो उनके मिड गट में क्या हो जाएंगे? उसमें जो इपिथेलियल सेल्स है मिड गट में, उसमें छेद बनने लगेंगे, पोर्स बनने लगेंगे, परफोरेशंस बनने लगेंगे। और उसके सेल्स के अंदर अगर छेद बनने लगे, है ना, अगर सेल है मान लीजिए, इसके अंदर छेद बनने लगे, इसके अंदर अगर पोर बनने लगे, है ना, इसके अंदर देखो पोर बनने लगे अगर, तो उसकी वजह से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर से अंदर घुस जाएगा। पानी अंदर घुसने की वजह से क्या होगा? सेल जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। और सेल की स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाएगा? उसका सेल जो है वो ब्रेक कर जाएगा, सेल की लाइसिस होगी, और सेल लाइसिस के बाद सेल की डेथ हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया आपको? मैं फिर से समझाऊंगी, परेशान नहीं होना बच्चों, जिसको परेशानी हो रही है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इट क्रिएट्स पोर्स। कहां पे पोर बना दिया? इन मिडगट इपिथेलियम सेल, ठीक है, कॉजिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ? सेल की स्वेलिंग हुई, सेल जो है वो फूल गया क्योंकि पानी की एंट्री हुई। यस और नो? उसके बाद से सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, सेल की लाइसिस हुई एंड डेथ हो गई। किसकी? इंसेक्ट की। ऐसा और नो? क्या सारे इंसेक्ट इससे मरेंगे? आप बोलोगे नहीं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक क्यों बनाया? क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी भी होते हैं, जैसे हनी बी जो है वो पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो सारे स्पीशीज के लिए लागू नहीं होते हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी बच्चों, कि मैंने बताया बेसिकली कि ये जो आपका बीटी कॉटन है, या यू कैन से बीटी जो टॉक्सिन है, इसको हम लोग एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। पहले क्या किया जाता था कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी स्पोर्स को हम लोग सॉल्यूशन बना के पानी वगैरह में घोल के उसको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते थे, और जब इंसेक्ट उसको खाता था तो इंसेक्ट मर जाता था। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स पे ही काम करते हैं, जो आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। इसमें जो बॉल वॉर्म है ये आपको याद रखना है, क्योंकि बॉल वॉर्म एनसीईआरटी नहीं बोल रही है, लेकिन कॉटन कॉटन बॉल वॉर्म करके बोल रही है एनसीईआरटी बाद में, लेकिन ग्रुप नहीं बताई है, इसलिए मैंने आपको ग्रुप बता दिया कि बॉल वॉर्म्स जो है दे बिलोंग टू लेपिडोप्टेरेंस। ये आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या कर नहीं हो रहा है? अफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही इंसेक्ट उसको इंजेस्ट कर रहा है तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनएक्टिव वाला, वो उसके मिड गट में एल्कलाइन पीएच पाके एक्टिवेट हो जाएगा। यस और नो? एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा? क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाएगा, और मिड गट के एपिथेलियल सेल में पोर्स बनेंगे, जिसकी वजह से सेल जो है उसकी स्वेलिंग होगी, सेल के स्वेलिंग के बाद उसकी लाइसिस होगी यानी ब्रेक डाउन, और उसके बाद से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो ये तो बात पहले की थी, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब जो है साइंटिस्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा जान गए हैं, है ना। तो अब क्या किया जा रहा है बेसिकली कि वो बीटी के जो जीन्स हैं, है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन्स है उसको ही आइसोलेट कर लिया और क्रॉप्स के अंदर उसको डाल दिया। तो क्या होगा? क्रॉप खुद से वैक्सीनेट हो जाएंगे ना,
क्रॉप जो है दे विल बिकम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट व्हाट, any प्रकार, any type of you can say lepidopterans और diopterans और you can say coleopterans, yes or no, उससे जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट से वैक्सीनेट हो जाएंगे। लेकिन अब हम लोगों को मालूम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो बीटी जीन्स है, ठीक है, बीटी जीन्स जो है इट इज इंसर्टेड, ठीक, इन क्रॉप इन कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स में हम लोगों ने बीटी जीन्स को इंसर्ट कर दिया सुइटेबल वेक्टर का इस्तेमाल करके, यस और नो। तो जब हम लोगों ने बीटी जीन्स को कॉटन प्लांट्स में यू कैन से इंसर्ट किया, तो क्या हो गया अब बताओ, नाउ प्लांट्स इज मेड टू कैरी जीन्स ना इटसेल्फ, यस और नो। अब नाउ प्लांट्स में ही वो जीन आ गया, नाउ प्लांट्स, यस और नो, इज मेड, इसको ट्रांसजेनिक बना दिया गया, इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने प्लांट को, टू कैरी genes. Now plants is made to carry genes itself to reduce reliance on spraying. तो क्या अब हमें स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं भाई, अब हम लोगों ने प्लांट के अंदर ही वो जीन डाल दिया, तो प्लांट को हम लोगों ने बायो पेस्टिसाइड बना दिया ना, प्लांट को हम लोगों ने क्या बना दिया, उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके प्लांट को हम लोगों ने क्या बना दिया, एक प्रकार से बायो इंसेक्टिसाइड बना दिया या बायो पेस्टिसाइड बना दिया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो पहले क्या किया जाता था, देखो यहां मैं लिख दे रही हूं देन, यानी पहले लोग क्या करते थे जब ये जीन वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं था, और अब क्या कर रहे हैं नाउ, है ना, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैं एनसीईआरटी के लाइंस भी लेकर आपके साथ आई हूं, ताकि आपको मैं वो रीड करवा सकूं, जब ये कॉन्सेप्ट मैं खत्म करवा दूं उसके बाद। देखो यहाँ पे फार्मर्स जो है, फार्मर्स यूज्ड टू स्प्रे बीटी टॉक्सिन स्पोर्स, पहले लोग क्या करते थे, बीटी टॉक्सिन स्पोर्स का सॉल्यूशन बना के, घोल बना के, है ना, इन सॉल्यूशन फॉर्म वो क्या करते थे, स्प्रे करते थे क्रॉप्स पे। समझ में आया कि नहीं? टॉक्सिन स्पोर्स इन सॉल्यूशन एज यू कैन से बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड उसको स्प्रे किया जा रहा था, यस और नो, ऑन क्रॉप्स। तो इसमें क्या हो, कैसे बेनिफिट मिल रहा था, एक्सटर्नल ना, बताइए, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिल रहा था ना स्प्रे करके, बाहर से स्प्रे करके हम लोगों को क्रॉप्स को क्या हो रहा था, प्रोटेक्शन मिल रहा था। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिल रहा था बाय स्प्रेइंग। ये देखिए मैं लिख दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है आपको समय ज्यादा लगे लेकिन चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा था, स्प्रे करके, बाय स्प्रेइंग, यस और नो। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है ना बच्चों, अब क्या किया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है बीटी कॉटन में, हम क्या कर रहे हैं, बट नाउ इन बीटी कॉटन, अब हमें क्या कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, बताओ बीटी कॉटन में क्या कर रहे हैं, जो जीन है, जीन जो है, जीन इज ऑलरेडी इनसाइड द प्लांट, है ना, जीन को हम लोगों ने ऑलरेडी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। पहले जीन नहीं इंसर्ट करते थे, पहले सिर्फ स्प्रे करते थे, यस और नो। अब हम लोगों ने जीन इस यू कैन से इंसर्ट कर दिया, किसमें, प्लांट के अंदर, तो प्लांट जो है वो ट्रांसजेनिक बन गया, प्लांट के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन यू कैन से हो गया। सो यहाँ पे अगर जीन अपने आप यू कैन से स्प्रे हो गया, तो जीन जब अपने आपको एक्सप्रेस करेगी, जीन जब इस स्प्रे नहीं हो गया सॉरी, जब जीन हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया प्लांट में, तो जीन क्या करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और जीन जब एक्सप्रेस करेगी तो खुद से वो एंडोटॉक्सिन बनाएगी, जो कि इंसेक्ट्स के लिए घातक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो इंटरनल है, यस और नो। यहाँ पे प्रोटेक्शन हम एक्सटर्नल नहीं दे रहे हैं, स्प्रे करके नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो तरीका है, नया जो मॉडर्न तरीका है बायोटेक्नोलॉजी का, उससे हम लोग जो प्रोटेक्शन है वो इंटरनल दे पा रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझना होगा, देखिए एक और चीज आपको समझना होगा। चलिए ये वाला जो टॉपिक है मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं, एक सेकंड देना मुझे आप लोग, ये भी समझाऊंगी आज ही आप लोगों को। देखो एक और चीज बच्चों आपको समझना है कि जो बीटी है ना, जो बैसिलस thuringiensis है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई जीन होगा ना, जीन ही तो बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन ही टॉक्सिक है। एंडोटॉक्सिन क्या था, प्रोटीन ही तो था, यस और नो। तो यहाँ पे जो हमारा बीटी है बैसिलस thuringiensis, ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग क्राई नाम का प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, क्राई नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है।
और ये जो क्राई नाम का प्रोटीन है ये क्या है? इट इज टॉक्सिक। किससे टॉक्सिक है? लार्वा। इट इज टॉक्सिक टू लार्वा ऑफ ऑल इंसेक्ट। क्या? तो आप बोलोगे नहीं भाई स्पीशीज स्पेसिफिक है, तो आप लिखोगे सर्टेन इंसेक्ट्स, है ना? क्या बोला मैंने? ये जो बीटी आपका है बैसिलस thuringiensis, ये एक एंडोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या नाम है? क्राई प्रोटीन है। अब प्रोटीन को इनकोड करने वाला कोई ना कोई जीन होगा ना बच्चों। आपको पता है कि जीन जो है वो एक सेगमेंट है डीएनए का विच कोड्स फॉर प्रोटीन। यस और नो? तो जो जीन यू कैन से जो जीन है विच इज एक्चुअली इनकोडिंग क्राई प्रोटीन, उस जीन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? है ना? उस जीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्राई जीन बोल रहे हैं। देखो एक और चीज आपको याद रखना है, जब जीन हम लोग लिखते हैं ना तो पहला लेटर जो है वो स्मॉल में होता है। देखिए जो क्राई यहाँ पे है वो स्मॉल में है, लेकिन जब हम प्रोटीन लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल है। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लेवल पे याद रखो कि प्रोटीन का पहला लेटर जो है वो कैपिटल और जीन का पहला लेटर जो है वो स्मॉल होता है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे जो आपका जीन है, ठीक है, जीन जो है ये जीन्स कौन कौन से हैं बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के जीन है। एक है क्राई 1 ए बी, ठीक है, उसके बाद है आपका क्राई 2 ए बी, उसके बाद से क्राई 1 ए सी। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो क्राई 1 ए बी है, ये जो जीन है वो जो प्रोटीन यू कैन से प्रोड्यूस करता है वो किससे प्रोटेक्शन दिलाता है हमें? कॉर्न बोरर से, है ना? कॉर्न में छेद करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। कौन सा जीन? क्राई 1 ए बी वाला। प्लीज रिमेंबर दिस। समझ में आया कि नहीं? और जो क्राई 2 ए बी है और क्राई 1 ए सी है वो किससे प्रोटेक्शन दिलाएगा? ये सेम चीज से प्रोटेक्शन दिलाएगा। किससे? कॉटन बॉल वॉर्म से। किससे प्रोटेक्शन दिलाएगा? कॉटन बॉल वॉर्म से प्रोटेक्शन दिलाएगा। इसको कैसे आप याद रख सकते हो? देखो मैंने कैसे याद रखा है, मैं अपना ट्रिक बताती हूँ। एक्चुअली 1 पहले आता है और ए बी पहले आता है ना, ऑब्वियसली 2 से पहले 1 और ए सी से पहले ए बी, तो क्राई 1 ए बी याद रखना है। और कॉर्न और कॉटन में मुझे भाई कॉर्न बहुत पसंद है, मेरे को मेरा फेवरेट है स्वीट कॉर्न, स्पेशली जो क्रिस्पी स्वीट कॉर्न होता है ना वो मेरा फेवरेट है। तो जो पहले आया वो मेरा फेवरेट वाले से प्रोटेक्शन दिलाएगा। ऐसे याद मैंने रखा है, आपका अपना तरीका हो सकता है। मैंने कैसे याद रख रहा है कि पहले 1 है और पहले ए बी है ना? पहले 1 आता है, पहले ए बी और बी आता है, पहले ए और सी तो नहीं आएगा ना, पहले 1 पहले ए बी और पहले कॉटन के पहले कॉर्न। तो मेरे लिए भाई कॉर्न पहले है, मेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि 1 ए बी जो पहले आएगा और कौन पहले आना चाहिए क्योंकि कौन पहले ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? बाकी जो क्राई 2 ए बी और क्राई 1 ए सी है वो प्रोटेक्शन दिलाएगा कॉटन बॉल वॉर्म से। इज दिस क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब आपको और जो चीजें हैं वो अच्छी समझ में आएगी। यहां से पढ़ते हैं, देखो। Some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plants, है ना? Pest से resistant plant which could decrease the amount of pesticide use. Pest resistant plant अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें pesticide के ऊपर depend नहीं रहना पड़ेगा। Yes or no? BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis, जिसको शॉर्ट में हम BT बोल रहे हैं। BT toxin gene has been cloned from bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insects without the need for insecticide. In effect, created a biopesticide. मैंने बताया एक प्रकार का ये biopesticide है. Example are BT cotton, corn, rice, tomato, potato and soybean. Is this clear or not clear? उसके बाद से यहाँ भी रीड करते हैं BT cotton. देखो बाबू एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी की समझ में आएगी, है ना? ठीक है, भले मैं पॉपुलर नहीं हूँ लेकिन आपको एज अ टीचर मतलब अभी ऑनलाइन में मैं भी आई हूँ, एक डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है, तो कैसे ये होगा। लेकिन आपको ये मैं भरोसा दिलाती हूँ, आई हैव 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस और वो भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ, एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रैंक्स। तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आने वाली है, एक एक चीजें समझ में आने वाली है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरी बायोलॉजी में मैं आपको बखूबी वो चीजें समझाऊंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अब बीटी कॉटन में क्या है? सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, जैसे कि सर्टेन इंसेक्ट्स याद रखना, यानी अगर सर्टेन इंसेक्ट बोल रहा है तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सच इज लेपिडोप्टेरिन जिसमें कॉटन बड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म है, कॉलियोप्टेरिन जिसमें बीटल्स से बता दिया, और डायोप्टेरिन जिसमें फ्लाइज मॉस्क्यूटोज हैं। बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स, देखो क्रिस्टल्स याद रखना, इसलिए क्रिस्टलाइन लिखा था,
है ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दिस क्रिस्टल कॉन्टेन अ टॉक्सिक, कैसा टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्ट को मारने वाला, साइडल वर्ड का मतलब ही है किल। Why does this toxin not kill the bacterium? Actually, the Bt toxin protein exists as inactive protoxin, but देखो बैक्टीरिया के अंदर वो इनएक्टिव है, इसीलिए बैक्टीरिया को नहीं मार रहा। But once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of the midgut, which solubilizes the crystals. है ना, जैसे ही यू कैन से इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया, उसके मिडगट के अंदर उसको एल्केलाइन पीएच मिलेगा, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाएगा और जो क्रिस्टल्स हैं वो solubilize हो जाएंगे. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores that causes cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दीज लाइन्स? आई थिंक नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चों अगर है तो झिझकना नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, डाउट हो सकता है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको डाउट लग रहा है तो। अब हम लोग आगे पढ़ सकते हैं ना, आगे की लाइन हम लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? बताना प्लीज मुझे मैसेज करके कि यहाँ तक में कोई डाउट हुआ है कि नहीं हुआ है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, है ना, क्योंकि भाई स्पेसिफिक ही हम लोग जीन लेंगे, वैसे ही जीन्स लेंगे ना जो कि एंडोटॉक्सिन को कोड कर रहा हो। यस और नो? सारा जीन में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो स्पेसिफिक जीन है उसी को तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे ना। यस और नो? ये क्या आ गया? ओके हाँ, specific Bt toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. उसके अलावा भी सोयाबीन में, है ना, ब्रिंजल में, कॉर्न में। The choice of genes depend upon the crop and the targeted pest. As most देखो जैसे कि क्राई वन ए बी जीन कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं? कॉर्न बोरर को के लिए। क्राई वन ए सी कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं हम? बताओ, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए। यस और नो? तो चॉइस ऑफ जीन जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो टारगेटेड पेस्ट है वो कैसा है और क्रॉप कैसा है। तो देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिख रहा है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी इसीलिए हर चीज में, हर लाइन में चीजें छुपी हुई होती हैं। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। यस और नो? इज दिस क्लियर? द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन। देखो क्राई वन एसी, क्राई किससे शुरू हुई? स्मॉल लेटर से, और जनरली इटैलिक्स में होता है। समझ में आया कि नहीं? named cry. There are number of them. For example, the proteins encoded by the genes cry1AC and cry2AB control cotton bollworm, ये याद रखना है, very important. And that of cry1AB control corn borer. कैसे याद रखने का ट्रिक बताया भाई? तो मुझे पहले 1 और AB पहले आएगा और कॉर्न ज्यादा पसंद है, तो आप अपने तरीके से याद रखो, मैंने तो अपना तरीका बता दिया आपको। अब यहाँ देखो ये जो डायग्राम लिया हुआ है ना, यहाँ पे पहला वाला जो है दिस वन, ये ए वाला जो डायग्राम है, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द बॉलवर्म। कॉटन बॉल वॉर्म्स जो है इसको, इंसेक्ट जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। लेकिन जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें आपको फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया इस प्लांट को, जब आपने यू कैन से ट्रांसजेनिक बनाया, तो ये जो आपका कॉटन बॉल है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार का इन्फेस्टेशन अब नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अब हम लोग एक दो और एग्जाम्पल छोटे छोटे पढ़ते हैं ताकि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आए। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड यू कैन से क्रॉप है, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के एग्जाम्पल में आता है। अभी पढ़ाया था ना थोड़ा देर पहले कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट का एग्जाम्पल ये बन सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का एग्जाम्पल क्या बन सकता है बच्चों? फ्लेवर सेवर टोमेटो आपका एग्जाम्पल बन सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो टोमेटो था उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम था, तो मार्केट में जब फार्मर्स इसको कल्टीवेट करके हार्वेस्ट करके ले जाते थे तो रास्ते में ही बहुत सारे टोमेटो जो है वो सड़ जाते थे, राइप हो जाते थे, जिसकी वजह से उनका बड़ा नुकसान होता था। तो ये जो नया ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो डेवलप किया गया, इसको डेवलप किसने किया? इट वॉज डेवलप्ड बाय अ कंपनी जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, कार्लजीन नाम है इसका। And it was first engineered, genetically engineered food crop approved for human consumption. सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रूवल जिसको मिला। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ चीजें समझनी है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मली।
नॉर्मली क्या होता है ना बच्चों कि एक एक्चुअली एंजाइम होती है, इस टोमेटो के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है पॉली गैलेक्टोर्यूनेज एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, पॉलीगैलेक्टोर्यूनेज एंजाइम। ऑब्वियसली एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जीन, यानी कोई ना कोई ऐसा एक जीन है इसके अंदर जो कि एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या नाम है उस एंजाइम का, पॉलीगैलेक्टोर्यूनेज एंजाइम नाम है। आपको नहीं याद रखना इस एंजाइम का नाम, डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं, है ना, इतना बाय हार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीट के एस्पिरेंट हो तो बच्चों कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें इस चीज के लिए मैं विवश नहीं कर रही हूँ कि आप 100% कोशिश ही, मतलब 100% इसको याद करना कंपलसरी है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी बीच बीच में बताऊंगी कि क्या चीजें आप यू कैन से स्किप कर सकते हो। तो यानी कि कोई ना कोई जीन्स था, है ना, जो जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, कोई ना कोई जीन था जो प्रोड्यूस कर रहा था एंजाइम, पॉलीगैलेक्टोर्यूनेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम है ना, ये डिग्रेड कर दे रहा था किसको, पेक्टिन को, है ना, किसको डिग्रेड कर रहा था, पेक्टिन को। आपको मालूम है कि जो मिडिल लेमेला है उसमें बहुत ज्यादा पेक्टिन है, मैग्नीशियम पेक्टेट और कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में। तो मिडिल लेमेला अगर आपका यू कैन से डिग्रेड होने लगा तो इसकी वजह से क्या होने लगा, सॉफ्टनिंग होने लगा, किसका, फ्रूट का, है ना, फ्रूट मतलब यहाँ पे टोमेटो की बात हो रही है, समझ में आया, यहाँ पे सॉफ्टनिंग होने लगी किसके, टोमेटो की। इज इज क्लियर और नॉट। अब क्या हुआ ना, ये जो कार्ल जीन नाम की कंपनी थी, कार्ल जीन नाम की कंपनी ने टेक्निक यूज किया, एक टेक्निक यूज किया। इस टेक्निक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप थोड़ा सा बस नाम ही बस याद रखो। उस टेक्निक का नाम था आरएनए, जिसको आई मतलब इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना, क्योंकि एमआरएनए के साथ हम इंटरफेयर करते हैं। कैसे इंटरफेयर करते हैं वो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आरएनए, जिसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कार्लजीन कंपनी ने। क्या किया, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कार्लजीन नाम की कंपनी में, या फिर हम लोग इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया इस कंपनी ने। और उस कंपनी ने क्या किया ना, बेसिकली ये क्या किया, ये जो जीन था, जीन फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलीगैलेक्टोरिनेज एंजाइम, जीन फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम, ठीक है, उस जो एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जीन था, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको क्या कर दिया, उसको नॉक आउट कर दिया। नॉक आउट कर दिया का मतलब क्या हो गया, नॉक आउट का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन, जीन सब्ट्रैक्शन का ये एग्जांपल है, यानी उस जीन को इनहिबिट कर दिया, हटा दिया, जीन सब्ट्रैक्ट हो गया, वहां से जीन निकल गया, है ना, जीन नॉकआउट का एग्जांपल है ये, प्लीज रिमेंबर। हमेशा जरूरी नहीं कि हम जीन एडिशन ही करेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, कभी कभी पर जरूरत पड़े तो हम जीन का नॉकआउट भी कर सकते हैं। जीन का नॉकआउट मतलब जीन का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यानी जो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या किया गया, ये जो आपका बेसिकली इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंटीसेंस आरएनए जीन है, एंटीसेंस आरएनए जो जीन है, इट वाज एक्चुअली इंसर्टेड, ये कहां इंसर्ट किया गया बताओ, ये कहां इंसर्ट किया गया, इट वाज इंसर्टेड इन टू टोबैको, अरे सॉरी टोबैको क्यों नाम आ जा रहा है, याद आ रहा है, इंसर्टेड इनटू टोमेटो, है ना, यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने इसके अंदर इंसर्ट किया। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि कैसे इंसर्ट करना है। तो ये एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि क्या हुआ था इस टेक्निक के माध्यम से, कि एंटीसेंस आरएनए के से जीन्स बनाया गया और उसको टोमेटो जो प्लांट है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी का इस्तेमाल करके इंसर्ट किया गया। और इसकी वजह से जो आपका यू कैन से ये जो एंजाइम है ना, क्या नाम है इस एंजाइम का, पॉलीगैलेक्टोरिनेज एंजाइम है, इसका नॉकआउट किया गया। इज इज क्लियर और नॉट, इसका नॉकआउट कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे फिर से समझो जो लोगों को नहीं समझ में आया, कि जो आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो है ये एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है, जिससे कि क्या हुआ है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गया है, किसका, टोमेटो का। इसको कौन डेवलप किया था, कार्लजीन कंपनी। और इसमें क्या हो रहा था, नॉर्मली क्या होता है कि एक एंजाइम होती है जो कि पेक्टिन को डिग्रेड कर देती है, लेकिन उसकी वजह से टोमेटो जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, बाद में सड़ने लगता है। तो अगर हम इस एंजाइम को ही नॉकआउट कर दें, अगर इस एंजाइम का ही एक्शन इनहिबिट कर दें, तो पेक्टिन का डिग्रेडेशन जो है वो स्लो हो जाएगा।
यस और नो? पेक्टिन का डिग्रेडेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, और अगर पेक्टिन का डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगा तो सॉफ्टनिंग ऑफ द टोमेटो नहीं होगा जल्दी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्फ लाइफ है टोमेटो की वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो टोमेटो ज्यादा दिन तक टिका रहेगा ना, और मार्केट में हम बहुत दिन तक उसको बेच सकते हैं। इसीलिए आजकल जो टोमेटो है वो बहुत जल्दी नहीं सड़ रहा है, बहुत जल्दी खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एडवांस वेराइटी ऑफ टोमेटो है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है बताइए? डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन स्लोस डाउन। हम लोग यहां लिख सकते हैं इस टेक्निक की वजह से क्या हुआ, डिग्रेडेशन जो पेक्टिन का है, पेक्टिन का जो डिग्रेडेशन है ये स्लोज डाउन, ये स्लो हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, शेल्फ लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो इंक्रीज्ड। तो जो फ्लेवर्स है वो टोमेटो है, वो दो एग्जांपल्स में आपको आ सकता है क्वेश्चन, है ना? एक तो एग्जांपल ये पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का एग्जांपल कौन है? आप बोलोगे फ्लेवर से वो टोमेटो। आपसे अगर ये क्वेश्चन आएगा कि जीन नॉकआउट का या जीन सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल कौन है, तो आप बोल सकते हो ना फ्लेवर से वो टोमेटो, यस और नो? अब बता सकते हो ना, ये एंजाइम वगैरह इतना नहीं पूछा जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? उसके बाद से एक और हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। कल की क्लास जब हुई थी तो मैंने आपको उसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बताया था, है कि नहीं? यानी ड्रग्स के बारे में बताया था, मेडिसिन के बारे में बताया था, जिसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं, या ड्रग्स के बिहेवियर को यू कैन से पढ़ने के लिए यूज करते हैं, है ना? याद करो कल के लेक्चर को बताया था। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल बेस्ट लिया जा सकता है आपका हिरियोडीन का, मैंने बताया था ना, आज हम लोग वो चीज पढ़ेंगे। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल लिया जा सकता है किसका, हिरियोडीन का। समझिएगा अच्छे से, ठीक है? समझ में आएगा सब चीजें आपको। हिरियोडीन क्या होता है बच्चों? हिरिडीन क्या होता है? हिरिडीन एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या होता है? ब्लड को के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमारे शरीर में हेपरिन है, हमारे शरीर में कौन है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो बैसोफिल प्रोड्यूस करता है? हेपरिन ना, यस और नो? मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है, बैसोफिल प्रोड्यूस करता है हेपरिन, ये हमारे शरीर के अंदर हुआ। यस, उसी प्रकार से ये जो आपका हिरियोडीन है ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करेगा क्या चीज? ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड को कोएगुलेशन को, ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स होता है, इसका सोर्स होता है सलाइवा या सलिवरी ग्लैंड, है ना? सलाइवा ऑफ हिरियोडिनेरिया, जो ब्लड सकिंग लीच होते हैं, लीच होता है ना पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, है ना? एनिलिडा में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिरियोडिनेरिया, यस और नो? व्हाट इज हिरियोडिनेरिया? ब्लड सकिंग लीच। तो जब लीच जो है, जो कि एक्टोपैरासाइट है ना, जब वो ब्लड सक करते हैं तो ब्लड जब शरीर से बाहर निकलता है कैटल्स के, तो वो जम सकता है, क्लॉट हो सकता है। तो वो क्लॉट ना हो और वो इजिली ब्लड को सक कर सके, इसीलिए वो हिरियोडीन नाम का सब्सटेंस उस समय रिलीज करते हैं ताकि वो इजिली ब्लड सक कर सके। तो ये ब्लड सकिंग लीच है। समझ में आया कि नहीं? जो एनिलिडा से बिलोंग करता है फाइलम। एनिलिडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड। यस और नो याद रखना, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो लीच होता है ना, ये एक्सेप्शन है। लीच में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ये इस चैप्टर का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि रिलेट करके चैप्टर पढ़ना होता है। लीच में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन। बाकी एनिलिट्स में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? जैसे अर्थवर्म में, नेरिस में कैसा होगा? क्लोज्ड। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे जो हिरियोडिनेरिया है, ब्लड सकिंग लीच है, उससे हमें हिरियोडीन मिलता है। लेकिन नेचुरली क्या होता है ना, हिरियोडिनेरिया से, हिरियोडिनेरिया से, ब्लड सकिंग लीच से नेचुरली क्या होगा? वेरी लेस अमाउंट में हिरियोडीन मिलेगा। नेचुरली इस हिरियोडिनेरिया से, इस लीच से हमें बहुत कम अमाउंट में एंटीकोएगुलेंट मिलेगा, वेरी लेस अमाउंट में मिलेगा। अब साइंटिस्ट ने एक तरकीब निकाली। साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग प्लांट्स के जरिए, है ना, क्या कर सके? हिरियोडीन को प्रोड्यूस कर सके। तो अब क्या हुआ, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बेसिकली मस्टर्ड में हिरियोडीन का प्रोडक्शन करवाया। कैसे? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जीन्स निकाला। क्या, कौन सा जीन निकालेंगे? ऑब्वियसली जो जीन हिरियोडीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
यस और नो? तो जीन इनकोडिंग हिरुडिन, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है हिरुडिन को बनाने के लिए, ठीक है, इट वॉज आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट किया कहां से? फ्रॉम लीच सेल्स, उसको लीच के सेल्स से, जो हिरुडिनेरिया है लीच, ब्लड सकिंग लीच, उसके सेल से उसको क्या किया? आइसोलेट किया। समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद से उसको ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया? इट वॉज ट्रांसफर्ड into Brassica napus. What is Brassica napus? Brassica napus. Brassica napus किसको बोल रहे हैं हम लोग? मस्टर्ड को या राई को। समझ में आया कि नहीं? किसको बोल रहे हैं ब्रासिका नापस बच्चों? मस्टर्ड को या राई को हम ब्रासिका नापस बोल रहे होते हैं। और उसमें हम लोगों ने क्या किया? उसके जीन को ट्रांसफर कर दिया ब्रासिका नापस में, है ना? कब? किस किस स्टेज में? इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जब उसके सेल्स डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीन भी डिवाइड करेगा। और जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीन जो है, जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हिरुडीन का जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा। और हिरुडीन का प्रोडक्शन या उसका जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ पे नजर आएगा? बताओ। उसको जो हिरुडीन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हम लोग करेंगे? उसको इस तरह से बनाया गया, साइंटिस्ट ने उसको इस कदर बनाया, इस तरह से बनाया कि हिरुडीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सीड्स, फ्रॉम सीड्स ऑफ मस्टर्ड। उसका इफेक्ट कहाँ पे नजर आया? मस्टर्ड के किस पार्ट में नजर आया? बताओ। सीड्स ऑफ ब्रासिका नापस या सीड ऑफ राई या सीड ऑफ मस्टर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो हिरिडीन को भी बायोटेक्नोलॉजिकली प्लांट्स के थ्रू बनाया गया है, प्लांट्स के अंदर बनाया गया है। प्लांट का नाम क्या है? ब्रासिका नापस। इज दिस क्लियर और नॉट? तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा वेरी स्मॉल क्लास में रखूंगी, बट वेरी वेरी इफेक्टिव क्लास, और वो क्लास होगा हमारा आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, है ना? जिसको हम एमआरएनए साइलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं या एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इज दिस क्लियर? ये जो आरएनए आई है इसको हम एमआरएनए साइलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगी इसके बारे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों से उसको शेयर करिए ताकि जो रीच है इस चैनल की वो बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो मेरी है वो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।